Hello students, today topic is ionization enthalpy. Ionization enthalpy, it is the energy which is required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है, जिससे ये जो है अपने एक डिफिनिट ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम एटम, इसका स्ट्रक्चर है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा जो है आउटर मोस्ट सेल इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करना है, निकालना है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यही सप्लाइड एनर्जी जो है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। लेकिन कंडीशन है, अब जैसे सोडियम मेटल इस सॉलिड स्टेट में है, सोडियम मेटल के एक एटम को गैसियस स्टेट में लाएंगे और गैसियस स्टेट में लाने के बाद फिर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो वो जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. It is represented by IE or delta IH. It is energy, so its unit is किलो जूल पर मोल. किलो जूल पर मोल. its energy, unit is also electron volt, and due to this ionization enthalpy, so ionization enthalpy also called ionization potential. जनरली मेटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है मेटल वायर में जो पोटेंशियल होता है उस वहाँ पर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल करते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में रिलेशन भी होता है. 96.5 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल. अब इसको जो है रिएक्शंस के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एनर्जी इसको सप्लाई की जा रही है. जैसे मान लीजिए कोई एक मेटल यम है,
इसको हम गैसियस स्टेट में लाएंगे, इसको एनर्जी हम सप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, ये मेटल गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब इस केस में आप देखेंगे कि वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी रिक्वायरमेंट रही है। ऐसे भी मेटल्स हैं जहां पर आप मोर देन वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को कंबाइंड फॉर्म में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कहेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या होगा, एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous atom। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। यानी अगर कोई मेटल है, इसको एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, M प्लस J में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। सो I(E1) मान लीजिए। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर ये मेटल आयन है, ये यूनि पॉजिटिव आयन है, इसको हम बोलेंगे यूनि पॉजिटिव आयन, यूनि पॉजिटिव आयन। अब यहाँ से इस आयन से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from isolated unipositive ion, energy required to remove an electron फ्रॉम आइसोलेटेड यूनिपॉजिटिव आयन। इस केस में रिएक्शन यूनिपॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में है, इससे आप एनर्जी सप्लाई करेंगे। यहाँ पर I(E2) इसको आप कहेंगे, फिर हो जाएगा M2 प्लस J प्लस 1। ठीक है, तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब अभी आप देखेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ग्रेटर होता है। ऐसा क्यों होता है, तो अभी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इस केस में
energy required to remove an electron from isolated dipositive ion is known as third ionization enthalpy। रिएक्शन इसका हो जाएगा आपका M2 प्लस I3 M3 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, अगर बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके तब वह स्टेबल होगा, यानी अपने ऑक्टेट को ऑब्टेन करेगा। अगर बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यानी स्टेबल होगा। तो इस तरह से मान लीजिए एल्युमिनियम के केस में, एल्युमिनियम का अगर आप राइट करते हैं Al गैसियस स्टेट में इसको ला करके, तो इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी यानी एनर्जी जब आप सप्लाई करेंगे तो Al+3 में कन्वर्ट होगा और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है सक्सेसफुली रिमूव होंगे, 1 बाय 1 करके रिमूव होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी? सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम an isolated gaseous atom is called successive ionization इंथैल्पी। ठीक है, यानी अगर कोई मेटल ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 1 बाय 1 हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए डिफरेंट एनर्जी आपको आवश्यक होगी। जैसे Al के केस में अभी बताया गया था, कैसे आप इसको निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर, इसको एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो ये सबसे पहले Al प्लस में कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, +1 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अब यूनिक पॉजिटिव एल्युमिनियम आयन से जो कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है, आप 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो Al प्लस gaseous state IE2, what will be Al2 plus 1।
थर्ड Al2 प्लस J IE3, what will be Al3 plus J plus 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये IE1, IE2, IE3 ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इनको अगर हम कंप्लीटली ऐड कर लें तो क्या होगा, Al गैसियस स्टेट में प्लस पूरी एनर्जी आपकी ऐड हो जाएगी, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 इज इक्वल टू Al प्लस कैंसिल हो जाएगा, Al प्लस 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, Al प्लस 3 आपका बचेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में ये 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, यानी टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। तो इस तरह से ये टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अब यहाँ पर देखा गया है कि IE2 greater than IE1 and IE3 greater than IE2। ऐसा क्यों होता है, इसको अब हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो IE2 greater than IE1 यानी Al से Al प्लस में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम के केस में कितना होगा, 13, जेड की वैल्यू 13 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है इस केस में, इलेक्ट्रॉन होगा 12। Al प्लस 2 के केस में जेड कितना होगा आपका 13 और इलेक्ट्रॉन होगा 11। Al प्लस 3 के केस में जेड की वैल्यू क्या होगी 13 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। ठीक है, तो Al प्लस 3 के केस में आप देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी अधिक है। यहाँ 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है आउटर मोस्ट शेल पर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए IE3 जो है ग्रेटर देन IE2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें Al प्लस 2 के केस में ये जेड 13 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है। यहाँ पर Al प्लस 3 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कितने अधिक हैं, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है इस पर Al प्लस 3 के कंपैरिजन में कम फील करेगा। इसके नाते ये जो IE2 है ये IE3 से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और इस तरह से उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है अधिक होगी, यानी अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो इस तरह से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। तो इसको जो है आज डिफिनीशन और कैसे ये वैरी करता है इसके बारे में आपको बताया गया। अब इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।